तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको एक अपडेट। एनसीपी के मिनिस्टर मेंबर, महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक, याद होगा आपको जब समीर वानखेड़े और उनके बीच एक ट्विटर पे एक वॉर शुरू हो गया था। समीर वानखेड़े के एज को लेकर, उनकी शादी को लेकर, उनके रिलीजन को लेकर और करप्शन को लेकर, बार को लेकर, दोनों तरफ से चल रहा था। तो नवाब मलिक को ज़्यादातर लोगों ने उसी ट्वीट की वजह से, तब नवाब मलिक सुर्खियों में थे। आज अचानक खबर आई कि नवाब मलिक को ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। और इल्ज़ाम क्या है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ पैसों का लेन देन। अभी अदालत में ईडी के पास क्या सबूत है, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन एक नई हलचल शुरू हो गई है नवाब मलिक और अब ईडी के बीच। तो उसमें देखिए आगे क्या होता है। पिछले 2 साल में या 1 साल में अगर आप देखें, जब से एंटीलिया वाला मामला हुआ है, तो परमवीर सिंह, सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा, उसके बाद जो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, उसके बाद आप नवाब मलिक, तो कहीं ना कहीं आपस में जब भी कुछ हो रहा है तो एक एक करके अंदर भी जा रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं। तो खेल जारी है, तमाशा जारी है। आगे क्या होगा इस पर अपडेट आपको ज़रूर देंगे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज 999 मतलब 999 कहानी है आज, 999। कल 4 डिजिट में हो जाएगा 1000 की कहानी। और ये इसलिए है कि आप लोगों ने इतने वक्त तक बर्दाश्त किया मुझे और सुना, झेला, तो कहानियों का नंबर भी बढ़ता गया। पर मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं है, आप लोगों का प्यार भी है। तो कल 1000वीं कहानी होगी। आज की कहानी 999 है। तो उस कहानी को सुनाता हूँ। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग इस कहानी के बारे में फरमाइश कर रहे थे, और इस कहानी को सुना उससे पहले एक राज भी खोलता हूँ आपको। आज की कहानी गंगूबाई की है। गंगूबाई काठियावाड़ी। कोशिश करूँगा दीपक को कुछ रिश्वत देता हूँ कि एक तस्वीर डाल दे मेरी। कल इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आलिया भट्ट जगह जगह घूम रही हैं, मीडिया से इंटरेक्ट कर रही हैं। तो चूँकि अब गंगूबाई एक माफिया, एक सेक्स वर्कर के तौर पर उस वक्त, उस ज़माने में, और करीम लाला ने अपनी बहन बनाया, तो उसके लोग के बॉस ने कहा कि एक काम करो, इस प्रमोशन में तुम इंटरव्यू करो। सुप्रिया प्रसाद जी हमारे बॉस हैं। तो मैं समझ गया, क्योंकि जहाँ कई बार फिल्मों में जब क्राइम का एलिमेंट आता है, नवल आता है या इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो ऐसे फिल्मों के प्रमोशन के लिए कई बार मुझे करना किया है मैंने पहले भी। जैसे डॉन 2 आई थी शाहरुख खान, या तलाश थी आमिर खान। इसके अलावा कहानी आई थी जब विद्या बालन, बाटला हाउस जब आई, तो उस फिल्म की। तो कई बार अगर क्राइम से रिलेटेड हो तो फिर करना होता है और मज़ा भी आता है। तो कल आलिया भट्ट के साथ इंटरव्यू था, और वो इंटरव्यू अभी आज तक पे चलेगा। उसके बाद मैं क्राइम तक पे भी उसको डाल दूंगा, और आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और अपनी राय दीजिएगा कि सवाल ठीक थे या बेवकूफ़ी के थे। हालांकि एक फिल्म स्टार से सवाल करना और एक आम क्रिमिनल से या पुलिस से करने में बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ उन लोगों के साथ आप वही बातें करेंगे जो फिल्म से जुड़ी हुई हो, और मेरा थोड़ा फील्ड ही अलग है, क्राइम। तो वहाँ किस तरह की क्या बातें की जाए, तो असली मज़ा आता है करने में जब आप पुलिस से या क्रिमिनल से, इन तरह के लोगों से बात करते हैं। तो खैर इस यही मौका है, तो मैंने कहा कि आज गंगूबाई की आपको कहानी सुनाता हूँ। ये जो फिल्म आ रही है, ये असल में एक चैप्टर है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, जो एस हुसैन जैदी ने लिखी है, और उसी के ऊपर बेस्ड है। गंगूबाई एक रियल कैरेक्टर है। गंगूबाई का असली नाम जो था वो गंगा हरजीवन दास था। गंगा हरजीवन दास। गुजरात के काठियावाड़ी इलाके में गंगा का जन्म हुआ, एक अच्छे परिवार में, अमीर परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में। तो गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी में पली बढ़ी, पढ़ाई की, कॉलेज गई। उनका ड्रीम था कि फिल्मों में जाकर किस्मत आजमाऊं, एक्ट्रेस बनूं, गंगा का। और ये ड्रीम लेकर चल रही थी, लेकिन उस वक्त घर वाले भी खिलाफ थे। उनका ये था कि पढ़ लिख के कोई अच्छी सरकारी नौकरी करो।
लेकिन गंगा हरजीवन दास को लगा कि नहीं, उनकी मंजिल जो है वो फिल्म इंडस्ट्री है। तो अपने इस सपने को पाले हुई थी, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, कॉलेज में थी, अभी उम्र भी कम थी, करीब 16 साल। गंगा हरजीवन दास के पिता के यहाँ एक शख्स मुलाजिम एक काम करता था जो अकाउंटेंट था, उसका नाम था रमनिक लाल। तो रमनिक लाल अक्सर अकाउंटेंट था तो घर दुकान आना जाना लगा रहता था, लेकिन गंगा से काफ़ी उम्र में बड़ा था। अचानक हालात कुछ ऐसे बने, गंगा को रमनिक लाल से प्यार हो गया और रमनिक लाल को गंगा से। अब दोनों चुपचाप प्यार करने लगे एक दूसरे को, लेकिन गंगा को मालूम था कि उसके घर वाले शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। एक तो उम्र में बड़ा है तो तैयार नहीं होंगे, दूसरी तरफ इस प्यार के साथ साथ गंगा के जहन में ये भी चल रहा था कि किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाएं, मुंबई जाएं। वो भी घर वाले तैयार नहीं थे, क्या करें, उम्र भी कम थी। अब प्यार का नशा कुछ ऐसा था कि रमनिक लाल ने भी उससे कुछ हवा दी और आखिरकार अब गंगा ने एक फैसला किया। उसे लगा कि अगर वो रमनिक लाल के साथ घर से भागकर मुंबई पहुंच जाए तो उसकी दो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। पहली, रमनिक लाल से उसकी शादी हो जाएगी, दूसरी, फिल्म इंडस्ट्री में उसे किस्मत आजमाने का मौका मिल जाएगा। बस यही सोचकर एक रात चुपचाप गंगा अपने घर से गुजरात के काठियावाड़ी से भाग जाती है, रमनिक लाल के साथ मुंबई पहुंचती है। मुंबई में दोनों शादी कर लेते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़ा सा ही वक्त बीतता है, अचानक रमनिक लाल का असली चेहरा सामने आता है। रमनिक लाल गंगा से कहता है कि उसे कुछ काम है और कहीं जाना है मुंबई से बाहर। तो मेरी एक यहाँ मौसी रहती हैं, चलो तुमको उस मौसी के घर पे छोड़ देता हूँ, कुछ दिन तुम वहाँ रहना, फिर मैं लौट आऊँगा, फिर हम साथ होंगे। रमनिक लाल, जिसके लिए गंगा ने घर छोड़ा, जिससे शादी की, जो उसका पति, जो उसका सब कुछ, उस पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं थी। गंगा ने भरोसा किया, उसके साथ चल पड़ी। वो उसे लेकर पहुंचा मुंबई में कमाठीपुरा इलाके में। अब कमाठीपुरा, यहाँ पे कहानी थोड़ा सा रोकता हूँ। इनमें से बहुत सारे आप में से शायद इस नाम से वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। कमाठीपुरा मुंबई का ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक। और इस कमाठीपुरा का असल जो मतलब होता है, कमाठी का मतलब होता है मजदूर, काम करने वाले। और जो वहाँ पे एक करीबन 18वीं सेंचुरी की बात है, अंग्रेज़ यहाँ पे थे, तो बहुत सारे लोग, तब बम्बई हुआ करता था, बॉम्बे को बसाना था, बॉम्बे बड़ा करना था। उस वक्त बॉम्बे इतना बड़ा हुआ नहीं था, तो अंग्रेज़ बहुत सारे मजदूर लेकर आए बॉम्बे का विकास करने के लिए। और वो मजदूर लोग जो थे वो ज़्यादातर इसी इलाके में रहते थे, क्योंकि कमाठी का मतलब मैंने आपको बताया कि मजदूरी करना, जो मजदूर करते थे। तो जब मजदूरों की पूरी बिरादरी वहाँ रहने लगी तो धीरे धीरे इसका नाम कमाठीपुरा पड़ गया, मतलब मजदूरों की बस्ती। और ये नाम पड़ा 1795 में, 1795 में। तो अब मजदूरों की एक पूरी अपनी बस्ती थी, काम करते दिन भर अलग अलग शहर के इलाके में, और उसके बाद रात को उनका आशियाना, अपनी झुग्गी झोपड़ी इसी कमाठीपुरा में, वो वहीं रहने लगे। धीरे धीरे कमाठीपुरा के नाम से ये मशहूर हो गया। 1795 में ये नाम पड़ा था कमाठीपुरा, लेकिन अब तक ये मजदूरों की बस्ती थी। 1864 में अचानक अंग्रेज़ों ने, अब चूँकि बॉम्बे बस रहा था, उन्हें वहाँ पे अपने मनोरंजन का भी साधन चाहिए था। धीरे धीरे अब कोलकाता, दिल्ली से होते हुए अंग्रेज़ बॉम्बे को एक बड़ा हब बना रहे थे। तो 1864 में पहली बार अंग्रेज़ों ने यूरोप से और बाकी जगहों से सेक्स वर्कर को बुलाना शुरू किया। जो सेक्स वर्कर आई तो उन्हें कमाठीपुरा में रखना शुरू किया। कुछ अंग्रेज़ों ने वहाँ पे ऐसे घर बनाए थे, हवेली बनाई थी उस टाइप की। तो यूरोप और ख़ासतौर पर दूसरा जापान, यूरोप और जापान की सेक्स वर्कर को बॉम्बे लाया गया और उन्हें कमाठीपुरा में रखा जाने लगा। उस ज़माने में कमाठीपुरा में इसलिए इससे भी पता चलता है कि एक गली के नाम, वहाँ पे एक गली का नाम वाइट स्ट्रीट था, सफ़ेद गली। वो इसलिए कि वहाँ पे सिर्फ सफ़ेद अंग्रेज़ यही लोग जाते थे।
वाइट लेन से पुकारा जाता था उस नाम को। एक वहाँ पे जो सबसे मशहूर कोठा था उसका नाम पीला हाउस, लेकिन असल में अंग्रेज़ों के ज़माने में उसे नाम था उसका प्ले हाउस। तो खैर अंग्रेज़ वहाँ पे लाकर बसाने लगे। धीरे धीरे सेक्स वर्कर की तादाद बढ़ती गई, लेकिन फिर 47 में इंडिया आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ चले गए। अंग्रेज़ों के जाने के साथ साथ जो विदेशी सेक्स वर्कर थीं, चाहे वो जापान की हों चाहे फिर वो यूरोप की हों, उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधा और अपने अपने देश को चली गई। अब कमाटीपुरा पूरी तरीके से, अच्छा जब ये सेक्स वर्कर थी विदेशी, तो कुछ धीरे धीरे कुछ उसमें तादाद इंडियन की भी थी। तो विदेशी सेक्स वर्कर जा चुकी हैं, अब यहाँ पे सिर्फ इंडियन थी। अब धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता कमाटीपुरा एक रेड लाइट एरिया के रूप में बदनाम हो गया। 2007 की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2007 तक कमाटीपुरा इलाके में करीब 2 लाख सेक्स वर्कर रहा करती थी, 2 लाख। हालांकि उसके बाद ये तादाद कम होनी शुरू हुई और उसकी वजह ये थी तरक्की। धीरे धीरे जो रेस्तरां बने, डांस बार बना, मसाज पार्लर खुले, एस्कॉर्ट सर्विस शुरू हुई, तो अब जो लड़कियां कमाटीपुरा में काम करती थी उन्हें कई और ऑप्शन मिले, जिसमें फरोशी का ही ये सारा नाम था, लेकिन अलग अलग दुकानें थी, थोड़ा हाई फाई था। तो अब लोगों ने कमाटीपुरा से मूव करना शुरू किया, क्योंकि कमाटीपुरा वैसी ही बदनाम गली थी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ से शिफ्ट होते गए, कोई डांस बार की तरफ, एस्कॉर्ट सर्विस की तरफ, पार्लर की तरफ, जो इस तरह के धंधे किया करते, सभी नहीं करते। उसके बाद आज की तारीख में अब यह है कि करीब प्रोफेशनली कहते हैं कि अब मैक्सिमम शायद 3 से 4,000 सेक्स वर्कर कमाटीपुरा में बची हैं। बाकी सारे चले गए। पहले उनकी फैमिली भी होती थी, सभी रहा करते थे, लेकिन अब सिर्फ 4 से 5,000 है। तो उस वक्त गंगा को रमनिक लाल अपनी मौसी के घर का बहाना कर इसी कमाटीपुरा में लाता है, और ये बात 1940 और 50 के आसपास की है। मतलब ये वो दौर है जब अंग्रेज जा चुके हैं और अब इंडियन जो है, हिंदुस्तानी सेक्स वर्कर, उनकी तादाद बढ़ रही है। ऐसे वक्त में रमनिक लाल गंगा को एक मौसी जिस महिला का हवाला दिया वहाँ ले जाता है और उसको ये भरोसा देकर आता है कि मैं वापस लौट के आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा। चला जाता है। बाद में गंगा को पता चलता है कि वो उसकी मौसी नहीं है, वो एक कोठे की मालकिन थी, एक सेक्स वर्कर थी। और रमनिक लाल यानी उसके अपने पति ने उसे सिर्फ उस ज़माने में, हालांकि सिर्फ कहना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि 500 रुपये बड़ी रकम होती है उस ज़माने के हिसाब से, 500 रुपये में रमनिक लाल ने अपनी बीवी गंगा को बेच दिया था, जिसके भरोसे पर वो अपना घर बार छोड़कर मुंबई आई थी। यहाँ से गंगा की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और गंगा हरजीवन दास का एक नया नाम, एक नई पहचान सामने आती है, गंगूबाई। ये कमाटीपुरा में नाम पड़ा था। अब गंगूबाई वहाँ की ज़िंदगी देखती है, वहाँ की गंदगी देखती है। पढ़ी लिखी थी, फिल्मों में काम करना था, लेकिन नसीब कहाँ ले आया। जिस तरीके से अपने माँ बाप को धोखा देकर भागी थी, ये बात भी उसके मन में थी, वापस लौट नहीं सकती थी कि माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। धीरे धीरे उसने कहा जो नसीब है यही नसीब है, यहीं रहते हैं। इसके बाद वो हर रोज़ बिकना शुरू हुई। लगभग उसकी नसीब, उसका किस्मत ऐसे ही रहता। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक उस वक्त गैंग भी था, वो अब धीरे धीरे बॉम्बे में गैंग भी बढ़ रहे थे। उस वक्त करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदराजन, इन सब का बड़ा दबदबा होना शुरू हो गया था। और कोठे पे लुच्चे, मवाली, लफंगे, बदमाश, माफिया, अंडरवर्ल्ड के लोग सभी आते हैं, क्योंकि कोठों का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ हर जात के लोग, हर मज़हब के लोग आते हैं। तो वहीं पे एक कहते हैं कि उस वक्त जो बड़ा नाम था अंडरवर्ल्ड डॉन दुनिया में, करीम लाला। करीम लाला की गैंग का ही एक बदमाश कोठे पे पहुंचता है और कोठे पे पहुंचने के बाद ज़बरदस्ती गंगूबाई का रेप करता है, गुंडागर्दी में, हवाबाजी में। इस रेप के दौरान गंगूबाई को पता चलता है कि ये शख्स करीम लाला का है। गंगूबाई कोठे पर रहने के दौरान चूंकि बहुत सारे माफिया बदमाश आते थे, तो उनके मुंह से सुनती थी कि कौन क्या है, कैसा है। तो उसे पता चला कि करीम लाला उसूल का बहुत पाबंद है,
एक सेक्स वर्कर का बलात्कार हुआ। गंगूबाई के मन में ये बैठ गया। गंगूबाई किसी तरह से उसको, अब चूंकि रहने लगी थी, भाग तो सकती नहीं थी, मालकिन को भी भरोसा हो गया। वो करीम लाला के पास पहुंचती है, जाकर मिलती है और कहती है कि आपके एक बंदे ने, आपके एक शख्स ने मेरा बलात्कार किया है और मुझे इंसाफ चाहिए। करीम लाला के बारे में कहा जाता है कि वो इंसाफ पसंद था। ये बात सुनने के बाद और हिम्मत देखने के बाद करीम लाला उससे वादा करता है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जिस बदमाश ने, जिस बंदे ने उस गैंग के किया था, करीम लाला फिर पहले उसका हिसाब करता है और इसके बाद गंगूबाई के पास जाकर उसे बताता है कि तुम्हारा इंसाफ हो गया। न सिर्फ बताता है बल्कि उस दिन गंगूबाई उसे कहती है कि मैं अब आपको अपना भाई मानती हूँ। राखी बांधती है, करीम लाला राखी बनाता है। इसके बाद करीम लाला के अंडर में ही सारा कमाटीपुरा का भी इलाका था। वो खुश होकर गंगूबाई को कहता, जाओ आज से तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा, इस कमाटीपुरा की तुम ही शहंशाह हो, तुम ही क्वीन हो, तुम ही मालकिन हो। इस दिन के बाद से गंगूबाई की तकदीर पलट गई। अब गंगूबाई का अपना एक कोठा, उसकी वो मालकिन। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में गंगूबाई ने कमाटीपुरा में देखा था, वो नहीं चाहती थी कि किसी और लड़की के साथ हो। कोई जो इस धंधे में नहीं आना चाहे उसको ज़बरदस्ती नहीं कराना, किसी को ज़बरदस्ती नहीं खरीदना। भोली भाली लड़कियां जैसे उसको ही बेचा उसके ही पति ने। तो इन सारी चीज़ों का अभी तक गंगूबाई का सिर्फ ये था कि एक कमाटीपुरा की एक सेक्स वर्कर है। करीम लाला का सर पे हाथ रखने के बाद ये हुआ कि ये करीम लाला की खास और बहन है, यहाँ से उसको माफिया का दर्जा मिला। अब गुंडे मवाली बदमाश डरने लगे कि अगर गंगूबाई को हाथ लगाएंगे तो करीम लाला नहीं छोड़ेगा। इस दबदबा, इस औरा, इसमें गंगूबाई का कद बढ़ता गया। गंगूबाई देखते ही देखते ताकतवर हो गई। कहते हैं कि उस वक्त बहुत बड़ी माफिया हो गई। लेकिन गंगूबाई ने एक काम ऐसा किया जिसकी वजह से आज हम गंगूबाई की चर्चा कर रहे हैं। जब गंगूबाई के पास ताकत आई, गंगूबाई खुद एक कोठे की मालकिन बनी, कमाटीपुरा में उनका सिक्का चलने लगा, तब गंगूबाई ने कुछ कायदे कानून बनाए। किसी भी लड़की को ज़बरदस्ती इस धंधे में नहीं लाया जाएगा, कोई भी लड़की को धोखे से नहीं खरीदेगा, जो अपनी मर्जी से नहीं बिकना चाहे उसे नहीं बेचा जाएगा। उनके बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, उन्हें जीने का नया रास्ता दिया जाएगा। जो इस धंधे को छोड़कर जाना चाहती हैं, कुछ और करना चाहती हैं, उन्हें नई ज़िंदगी बसाने के लिए कुछ मौका सरकार की और बाकी तरफ से दिया जाएगा। अब धीरे धीरे गंगूबाई सेक्स वर्कर से एक सोशल वर्कर बन गई। पूरे कमाटीपुरा में इज्जत होने लगी। इसी दौरान में अभी तक कभी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं था। 1960s में आज़ाद मैदान, बहुत ही मशहूर बॉम्बे, मुंबई का, जिसमें एक से एक बड़े बड़े धुरंधर नेताओं ने भाषण दिए, रैलियां की। उसी आज़ाद मैदान में पहली बार सेक्स वर्कर की एक रैली होती है। ये इतिहास था और गंगूबाई उस रैली को आयोजित करती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू तब देश के प्रधानमंत्री थे। इस रैली में बाकायदा सेक्स वर्कर के मुद्दों को उठाया जाता है। कहा जाता है कि वो भी इंसान है, वो भी भारतीय नागरिक है। मजबूरी, धोखा, बेबसी, गरीबी, लाचारी, ऐसी चीज़ें हैं जो इन कोठों तक इन लड़कियों को ले आती हैं, कई बार अपना घर चलाने के लिए। लेकिन उन्हें भी इंसानों की तरह ज़िंदा रहने का हक़ है, उन्हें भी सर उठाकर जीने का हक़ है, उनके बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करने का हक़ है। और ये वो मुद्दे उठाए जो इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अच्छा, रेड लाइट एरिया में काम करने वालों को भी कोई राइट्स हो सकते हैं, कोई हक़ हो सकता है, अच्छा वो भी इंसान है। पहली बार लोगों ने सोचना शुरू किया। कहते हैं कि इस जो भाषण दिया था गंगूबाई ने, बॉम्बे के अगले दिन, तब तो न्यूज़ चैनल की बाढ़ थी ही नहीं, टीवी ही नहीं था शायद, हर अखबार ने छोटे से लेकर बड़े गंगूबाई के इस भाषण को प्रमुखता से छापा, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दी। अखबारों में हेडलाइन बन गई गंगूबाई। उसके बाद कहते ये है कि उनकी इस मकबूलियत, उनकी इस शोहरत को देखते हुए और उसके मुद्दे जिस तरीके से उठाए, लोगों ने तारीफ़ की। पंडित जवाहरलाल नेहरू तक से मुलाकात की उन्होंने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया कि वो सेक्स वर्कर के लिए जो भी होगा अच्छा काम वो करेंगे। तो इसे एक रैली से गंगूबाई सेक्स वर्कर से सोशल वर्कर बन गई। और उसके बाद फिर उनका नाम पड़ा दूसरा, गंगू माँ, वहाँ के बच्चों और ये। इसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी
गंगूबाई ने कमाटीपुरा के सेक्स वर्कर की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, उनके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में, और 70s आते आते फिर गंगूबाई की मौत हो गई। गंगूबाई ने रमणीक लाल के अलावा फिर कभी न शादी की, न कभी उनकी कोई औलाद हुई। रमणीक लाल का पता नहीं उसके बाद कहाँ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को उन्होंने गोद लिया, बहुत सारे बच्चों को, अनाथों को, सेक्स वर्कर के बच्चों को गोद लिया। उनकी मौत के बाद बहुत सारे हैं जो अब उम्र दराज भी हो चुके हैं उनमें से तो, लेकिन वो कहते हैं कि वो गंगूबाई के बेटे हैं क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो ये थी गंगूबाई की कहानी, एक सेक्स वर्कर से एक सोशल वर्कर बनने की कहानी, जिस कहानी को संजय लीला भंसाली पर्दे पर उतार रहे हैं, गंगूबाई काठियावाड़ी के फिल्म के नाम से। तो अब कहानी खत्म करूं उससे पहले अपना वही सिलसिला। आज मीनाथ कुछादिया, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे मीनाथ। और प्रमार करण साहब ने भेजा, इनके दोस्त हैं। हैप्पी बर्थडे दीपक गुज्जर, और इनके भाई उदम गुज्जर जी ने भेजा है। इसके अलावा हैप्पी बर्थडे उज्जवल राकेश सिंह, मुंबई से हैं आप। संदीप सावानी सूरत से हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संदीप। विवान हैप्पी बर्थडे। और विवेक कुमार द्वारका गुजरात से भेजा है। हारून खान, इनका भी जन्मदिन है, इंदौर से हैं ये, तो हैप्पी बर्थडे हारून। इसके अलावा नित्या भरत, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नित्या। और उमा शंकर भरत जी ने भेजा है। प्रीति झा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति। और इनके दोस्त प्रशांत झा ने भेजा है। इसके अलावा हरीश देवदास, अच्छा नाम है ये, बल्कि हवीश देवदास है, छत्तीसगढ़ से हैं, खैर जो भी हों देवदास हैं, तो हैप्पी बर्थडे देवदास साहब। फैजल इमरान सेठ, इनका भी जन्मदिन है, बल्कि कल था शायद, 21 को था, मैं भूल गया था शायद, कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे फैसल साहब। हिफ्जुल्ला रहमान असम से हैं, 22 को कल इनका था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको भी। इसके अलावा मनप्रीत कौर और हरबंस सिंह, इन दोनों की एनिवर्सरी है, लुधियाना से हैं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप दोनों को। और साथ ही एकता डागा और जी नेद्र डागा, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो एकता जी और जिनेंद्र जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अब कुछ लोगों के मेल हैं, उसमें से पहला है पुरनेधु मैती। इन्होंने लिखा है, पूछा है कोलकाता से हैं कि एग्जिट पोल क्या होता है। अभी 5 स्टेट में चुनाव है, बाकी स्टेट में तो खत्म हो गया, यूपी में कुछ फेज बाकी हैं अभी। एग्जिट पोल एक्चुअली वो होता है कि जब लोग वोट डालने के लिए जाते हैं बूथ पे, तो अलग अलग एजेंसियां होती हैं जो एग्जिट पोल करती हैं, उनके आप हायर करते हैं लड़कों को। अब अलग अलग, मान लीजिए कि 50 विधानसभा सीट है, अब वो कितनों को करते हैं, 50 पे ही 5-5 को भेजते हैं, 10 को भेजते हैं। जो लोग वोट देकर निकलते हैं उनसे पूछते हैं जाकर कि आपने किसको वोट दिया। कई बार आपने देखा होगा एग्जिट पोल या सर्वे गलत क्यों होता है। जैसे मैं अपने ही एग्जांपल देता हूँ, बाकी का पता नहीं। सच्चाई तभी होती है कि जब आप सच पता चले। मेरे साथ भी ये हुआ, जब मैं वोट दे के निकला तो कई बार ऐसे सर्वे और वो वाले मिले, तो उन्होंने पूछा आपने किसको वोट दिया, तो मैंने कभी सच नहीं बताया। और ये मैं आपसे ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैंने ये नहीं बताया कि मैंने किसको दिया, मैंने झूठ ही बोला। जिसको नहीं दिया मैंने कह दिया उसको दिया है। तो मुझे लगता है ऐसे ही बहुत ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो सच नहीं बताएंगे, और उसी के ऊपर फिर आप पूरी राय कायम कर देते हैं। तो एग्जिट पोल कई बार इसलिए गलत होती है। तो जब वोटिंग होती है, जिस दिन पोलिंग होती है, जब वोट दे के लोग निकल रहे होते हैं, तो उनसे पूछताछ के आधार पर जो एक राय निकलती है कि किस पार्टी को कितने लोगों ने वोट दिया अलग अलग, उसमें वो एग्जिट पोल कहलाता है। हालांकि उसके सैंपल बड़े कम होते हैं। अब मान लीजिए कि एक विधानसभा, अब उस पर 5 लाख वोटर हैं और आपने सिर्फ जाकर 50 को पकड़ा या 500 को पकड़ा, मैं कहता हूँ 5000 को पकड़ा, तो 5000 और कहाँ 4 लाख, सैंपल कम है, तो इसीलिए बहुत मामला गड़बड़ा जाता है कई बार। मनमोहन कौशिक जी हैं, दो कहानी की फरमाइश की इन्होंने। इसके अलावा शाहीना फरहा हैं। अनीस खान, कोलकाता में एक 4 लोग आए थे, उसमें पुलिस की वर्दी में था, तीसरी मंजिल से फेंक दिया, मौत हो गई, हंगामा चल रहा, उसकी कहानी सुनना चाहती हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की। नेमी चंद जाट जी हैं, इन्होंने लिखा कि आपकी कहानी से भी क्राइम का कुछ लोगों को कभी आइडिया आता है क्या, पता करके बताता हूँ सर। काशीनाथ पुजारी जी हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। साथ में प्रदीप कुमार हैं,
गंगूबाई की कहानी की फरमाइश इन्होंने भी की थी। गौरव विनोर हैं और ये आइंस्टाइन की, अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी सुनना चाहते हैं, जो मैं शायद सुना चुका हूँ, आपकी इसी कहानी में मिल जाएगी। अजय कुमार तिवारी जी हैं और ये दिव्या भारती और जिया खान की कहानी सुनना चाहते हैं, और ये मैंने दोनों सुना दी है। अमित रॉय हैं जापान से, 1000 कहानी के बारे में इन्होंने भी कुछ कहा है और बधाई भी दी है। बहुत सारे लोगों के मेल आए हैं कल 1000 की कहानी पर, थैंक यू सो मच। आशीष वर्मा हैं मेलबर्न से और इनके दोस्त ऋषभ शुक्ला जी, इन्होंने इसरो में ये साइंटिस्ट बन गए हैं, तो बहुत बहुत बधाई पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से ऋषभ शुक्ला जी, और आप देश का नाम रोशन करें, इसरो के लिए एक से एक चीज़ बनाइए ताकि हम और ज़्यादा ताकतवर बने। इसके अलावा सबा फहद हैं, धर्मू चौधरी जी हैं। बहुत सारे लोगों को कल वो जो शुरुआत में नाई की कहानी सुनाई थी वो पसंद आई, तो उनमें से एक धर्मू साहब भी हैं, थैंक यू। आनंद विक्रम सिंह हैं, आर के शर्मा हैं, दानिश रजा हैं, और कभी मुलाकात होगी दानिश साहब। गुलजार जरबाज हैं, सॉरी आपको लेट रिप्लाई किया गुलजार साहब। गौरवदीप सिंह हैं तस्मानिया से, और ये सुकुमार कुरूप की कहानी सुनना चाहते हैं, और ये मैं सुना चुका हूँ, आपको इसी कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी। अविनाश सायारे हैं और नागपुर से हैं, हम कह रहे हैं मोसाद की कहानी सुनाइए। रोहन लाड हैं, जीवन कुमार हैं अररिया से, हर्षा हत्याकांड की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा हरप्रीत हैं इटली से, दीप सिद्धू जो अभी रोड एक्सीडेंट में जिनकी मौत हुई है, जो ऑलरेडी केस में भी, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। तौफीक डाबर हैं, ये इनका ये शिकायत है कि कुछ दिनों से ऑडियो कम आ रही थी कहानी में, शिकारपुरी इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर सुचिता पारिक जी हैं विजयपुर गुजरात से, और अक्षरधाम अटक की कहानी सुनना चाहते हैं। रवि राय हैं, और इन्होंने कहा कि अभी आपको देखा था, आप आए तो वो सारी चीज़ें फर्जी किया, गिलास में शायद मैंने पानी पिया होगा कल, तो वो गिलास ही था और पानी था, एक्टिंग नहीं थी। रोहित रावल हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। नीलाद्री रॉय चौधरी हैं, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद परवेज़ हैं, और इनकी जो सिस्टर हैं मोहम्मद परवेज़ की, कमरुन निशा, इनकी शादी हुई है कल परसों या 3-4 दिन पहले, तो पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक परवेज़ साहब, और कमरुन निशा आपको भी। इसके अलावा रूपांशु घई हैं, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की, और साथ में मुकीम बासित हैं पाकिस्तान से। इनका वही है कि टाइटल हिंदी की बजाय अगर इंग्लिश में लिखें तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़ पाएंगे। मैंने कई बार दीपक को कहा, फिर दोबारा कहता हूँ। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी 1000वीं कहानी यानी कि 1000 स्टोरी कल रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। शम्स की 1000वीं कहानी कल रात 9 बजे सिर्फ प्राइम तक पर।